नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अशोक। अशोक छत्तीसगढ़ के रहने वाले। ये जो घटना इनके साथ बनी थी ना, वो साल था 2008 का। तो हुआ क्या था अशोक के साथ में, आइए विस्तार से इस घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तो अशोक है, आप तो जान ही चुके हैं। मैं अब छत्तीसगढ़ के रहने वाला और नौकरी के सिलसिले में मैं घर से, गांव से बाहर ही रहता था। अब मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था शहर में। अब मेरे घर में मेरी छोटी बहन की शादी थी। मैं 5 महीने से अपना जो वेतन का पैसा था वो सब जोड़ जाड़ करके, और जैसा मेरे परिवार वालों की डिमांड थी, अब अपनी बहन के लिए जेवर बनाया था। यही डिमांड हमारे परिवार वालों ने किया था कि बेटा, तुम जो भी अपना सैलरी बचाते हो और उससे बहन का ये गहना बना देना। यही मुझे जिम्मेवारी दी गई थी और मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, मैं ये काम करके घर लौटूंगा। अब ट्रेन पकड़ चुका था। जो भी जेवर मैंने बनाया था अपने बैग में डाल करके, अब बड़ा यत्न से अपने सीने से चिपका करके ट्रेन में बैठ चुका था अपनी सीट पर। लंबा सफ़र था, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि मैं नींद का बहुत, अब एक तरह से पक्का इंसान हूँ। एक बार सो गया ना तो जल्दी से मेरी नींद खुलती नहीं है, और इसलिए मैं नींद में जाना ही नहीं चाहता था। मुझे डर था कि मेरा बैग कोई छीन ना ले, कोई जेब कतरा मेरे बैग से सामान ना निकाल ले। कीमती जेवर था और मामला बहन का शादी का था। मैं एक तरह से अब अपने स्टेशन पर अब शाम के करीब 8 बजे तक पहुंच जाना था, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। जब ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचाया ना तो रात के 11 बज चुके थे, और सही मायने में कब मुझे नींद आ गई थी और मुझे तो पता ही नहीं चला था। झपकी आ गई थी, लेकिन मेरे जो बैग था ना बिल्कुल मेरे गोद में पड़ा हुआ था। मुझे देख करके सुकून मिला कि चलो सब कुछ ठीक है, सब मेरा जब बैग पास में है तो जेवर भी सुरक्षित होगा। मैं जब स्टेशन से उतर करके 11 बजे रात को अब सोचने लगा कि मैं कैसे जाऊं। 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके मुझे गांव पहुंचना था, लेकिन उस टाइम में कोई अब साधन भी नहीं मिल रहा था, ना तो कोई रिक्शा, ना कोई ऑटो, ना कोई और साधन। और तब मुझे लगने लगा कि अब मुझे पैदल ही चलना चाहिए। स्टेशन छोटा था और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर भी चोरी चकारी का डर तो बना था। अकेले में था, अगर कोई साथ में होता तो अलग बात थी। अब मैं ना जाने क्या सूझा, मैं बेंच पर बैठ करके जहाँ जेवर मैंने रखा था अपने बैग के अंदर में, मैं टटोलने लगा। बहुत बड़ा झटका लगा और तब मुझे ध्यान आया, अरे ये तो बैग मेरा फटा हुआ है। अब मैं जब देखा हूं बैग में तो जैसे किसी ने ब्लेड मार रखा हूं। अब तो मैं सूख गया था, सन्न हो गया था पूरा शरीर। जैसे ही लगा कि मेरे बैग है उसमें कट किसी ने लगा दिया है। ये तो किसी जेब कतरे का काम था। शायद उसने सूंघ लिया था कि मेरे अब इस बैग में कीमती सामान रखा हुआ। अब तो मेरे प्राण सूख गए थे। मैं पूरा बैग को अब पलट कर देखने लगा। अब कपड़े लत्ते जो मेरे पुराने धुरान थे वो तो पड़े हुए थे। अब मेन जो वो जेवर था वो गायब हो चुका था। सही मायने में मैं इतना कभी रोया नहीं था। उस बेंच पर बैठ कर के मैं जार जार रो रहा था, हिचकी पे हिचकी ले रहा था कि अब मैं अपने परिवार वालों को मुंह क्या दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि मेरे साथ में ऐसा घटना हो गया है। क्या परिवार वाले मुझ पर विश्वास कर पाएंगे? वो कहेंगे कि सारा पैसा तो उड़ा चुका है। और उस टाइम मैं वाकई में दारू भी पीता था, नशे के आदत भी थी। लेकिन जब से मेरी बहन की शादी का रिश्ता तय हुआ था और तब से मैं अपने ऊपर में 1 रुपया खर्च नहीं करता था। जो भी मुझे सैलरी मिलती थी अब सारा कुछ इकट्ठा करके और वो जेवर बनाया था। सही मायने में
अब इतना दुख तकलीफ मुझे हुआ था, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। मैं बेजार उस बेंच पर बैठे रो रहा था। अब स्टेशन पर कोई था नहीं, छोटा स्टेशन, बगल में स्टेशन मास्टर का घर था, वो कमरा था। वो मुझे रोता देख अब अपना केबिन से बाहर निकल आया। मुझे देख करके पूछने लगा, नौजवान रो क्यों रहे हो? और तब मैंने बताया कि स्टेशन मास्टर मेरे साथ में ऐसी घटना हो गया। ये स्टेशन मास्टर अब क्या करता, मुझे एक तरह से दिलासा देने लगा और कहने लगा, बेटा अब अपना घर निकल जाओ। कितना दूर आपका घर है? मैंने बोला कि 2 किलोमीटर है। और तब वो कहने लगा, देखो सवारी तो मिलेगी नहीं, रात काफ़ी हो गई। तो मैं तो कहता हूँ कि अब मेरे केबिन में आ जाओ, अब यहीं पर रात बिताओ, सुबह निकल जाना, नहीं तो कोई और घटना तुम्हारे साथ में ना घट जाए। लेकिन मैं इतना अब एक तरह से खौफ में था, डरा हुआ था कि अब मैं अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा। दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्टेशन मास्टर तो रोकता रह गया, लेकिन मैं अपना अब एक तरह से जो भी बैग था बंद किया, कपड़े पुराने जो भी था डाला, अब फिर पीठ पर लटका करके अब चल पड़ा था। अब मेरे पास में लूटने पिटने के लिए बचा ही क्या था? जो भी कीमती सामान था वो तो जेब कतरे ने ट्रेन में कभी का काट लिया था। मुझे तो एहसास तक नहीं हुआ कि ये सब मेरे साथ में कब हुआ। तो अब मैं किस लिए डरूं? अब मेरे पास में बचा क्या है? अब मैं चलता हूँ गांव, अब अपने परिवार वालों को बताएंगे, देखते हैं मेरी बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। मैं निराश था, हताश था, और मैं पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़ा था। अब मैं जब आधे रास्ते पर पहुंचा, प्यास मुझे लग रही थी, गला सूख रहा था, रोते रोते मेरा बुरा हाल था। मुझे अपनी माँ पे यकीन था कि कोई मेरे घर में माने या ना माने, लेकिन मेरी माँ जो है ना, मेरी बात को विश्वास करेगी। अब मुझे इसी बात का एक अब दिखाई दे रहा था कि अब मुझे माँ संभाल लेगी, परिवार वालों को सबको बताएगी कि ये घटना मेरे साथ में घट गई। नहीं तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ना बड़ा भाई विश्वास करता था, ना और कोई करता था। सब जानते थे कि मैं नशेड़ी हूँ और पैसा खर्च करता रहता हूँ। मैं आधा रास्ता तय कर चुका था, प्यास लग रही थी। अब मुझे पता था कि रास्ते में हैंडपंप लगा हुआ है। अब मैं तो उसी गांव का रहने वाला हूँ, और वो हैंडपंप मुझे नजर भी आ गया। प्यास थी, गर्मी का टाइम था, और जब मैं हैंडपंप के पास पहुंचता हूँ, उस रोड पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कोई आ रहा था, ना कोई जा रहा था। उस हैंडपंप के पास में एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, अब मेरी तरफ देख रही थी। इतनी बुजुर्ग थी कि इस जगह पर कैसे पहुंची होगी, मुझे आश्चर्य हो रहा था। जब मैं उस पंप के पास पहुंचा ना, तो उस बुजुर्ग औरत को देख करके मैं सब एक तरह से आश्चर्य में पड़ा हुआ था। अम्मा, आप इस वक्त में यहाँ पर? आपको तो घर में होना चाहिए। मैं अपना दुखड़ा भूल करके अब उस बुजुर्ग औरत को पूछने लगा था। बुजुर्ग औरत कहने लगी, बेटा बड़ी प्यास लगी है, मैं तब से बाट देख रही हूँ कि कोई आएगा तो इस हैंडपंप को चला देगा, मेरी प्यास बुझा लूंगी। लेकिन बेटा काफ़ी देर हो चुका, कोई नज़र नहीं आया। आखिरकार तुम आई गए बेटा, तो थोड़ा सा हैंडपंप चला दो, अब मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। मुझे ही बेटा इसी रोड पर आगे जाना है। मुझे ही प्यास लगी थी, और मैंने हैंडपंप चला करके और उस बूढ़ी अम्मा कहा कि अम्मा आप पानी पियो पहले, बाकी बात बाद में करते हैं। हैंडपंप चलाया, बूढ़ी अम्मा ने पानी पिया, और फिर कहने लगी, बेटा मेरी प्यास बुझ चुकी है। और तब मैंने आंचल में भर भर करके हैंडपंप एक हाथ चलाता था, एक हाथ से पानी पी करके अब अपना कंठ भी सही किया। और तब मैं बुढ़िया माँ से कहने लगी, मम्मा आप इतनी अंधेरी रात में, वो भी इस वक्त में अकेले कहाँ जा रही हो? कौन सी गांव की हो? बुढ़िया जो थी अम्मा, वो बताने लगी वो गांव मेरे गांव से अगला गांव था। और तब मैं कहने लगी, इतनी दूर आप चल पाओगी? तब कहने लगी, हाँ बेटा, अब देखो मैं भी स्टेशन से आई हूँ, पैदल ही चल के आई हूँ ना, तो धीरे धीरे मैं भी चल लूँगी। हाँ अब तो तुम मुझे मिल गए हो। अब उसके हाथ में एक मैला कुचेला थैला था, और वो थैला मुझे पकड़ा करके कहने लगी, बेटा ये थैला मेरा पकड़ लोगे? अब मैं चल लूँगी। मैंने कहा कि अम्मा देखो, अब चल सकती तो ठीक है, नहीं तो आप, मैं तो कहूँगा कि यहीं पर आप रुक जाओ।
लेकिन अम्मा कहने लगी नहीं बेटा, अब देखो ना आधी रात हो चुकी है। और तब मैं कहने लगा ठीक है आप चल सकती तो चलो, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। मैं अपने मन में कह रहा था कि अब चलो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। मैला कुचैला थैला मैं अपने हाथ में पकड़ लिया था, अपना पिट्ठू बैग तो पीठ पर डाल रखा था। अब बूढ़ी अम्मा को मैं साथ लेकर चलने लगा। लेकिन मैं जब देखकर आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी अम्मा मेरे से कम चल नहीं रही थी। जितना मैं तेज चलता था और उतना ही तेज वो चलने की कोशिश करती थी। और तब मुझे लगा कि ना मैं जल्दी ही घर अपना पहुंच जाऊंगा। बस गांव मेरा चमक रहा था, नजर आ रहा था। कई घरों में रोशनी, जो बाहर के घर थे उसमें अब रोशनी चमक रही थी। अब मुझे लगा कि बस मुश्किल से 15-20 मिनट में अपने गांव पहुंच जाऊंगा। हाँ, अपने गांव पर ही बूढ़ी अम्मा को अपने घर पर रोक लूंगा और सुबह होने के बाद मैं उनको छोड़ आऊंगा। मन में यही सब मैं सोच रखा था। अब मैं चलते चलते कहने लगा बूढ़ी अम्मा अब ऐसा करना, मेरा गांव तो आ गया है और मैं चाहूँगा कि आप मेरे घर पर रुक जाओ। अब देखो रात बढ़ती जा रही है और सुबह मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। और देखो बूढ़ी अम्मा मैं तो खुद परेशानी में फंसा हुआ हूँ। अब मैं अपना बीपता एक तरह से रोने लगा था कि जो अपनी बहन के लिए जीवन बनाया था अब जेब कतरों ने कब ट्रेन में काट लिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे उस वक़्त भी। बूढ़ी अम्मा कहने लगी अरे बेटा, जो लिखा होता है ना वो चाहे कुछ भी कर लो वो हो के रहता है। अब जो हो गया उसके पीछे क्या भागोगे। अब चलो, अब दिशा में सोचो, नया बारे में सोचो। जो बीत गया उसको बीत जाने दो। एक तरह से मुझे बूढ़ी अम्मा ने समझा रही थी और हम दोनों चलते जा रहे थे। गांव बिल्कुल मेरा करीब आ चुका था। बूढ़ी अम्मा कहने लगी बेटा थोड़ी देर मुझे सुस्ता लेने दो। वो एक साफ सुथरी जगह पर बैठ गई। हालांकि जो थैला था ना मेरे हाथ में ही था। मैं अब थोड़ा सिगरेट पीने का आदी था और मैं सिगरेट सुलगा लिया था। सिगरेट सुलगा करके यही सोच रहा था कि मैं अपने परिवार को कैसे समझाने की कोशिश करूंगा। कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, सब कहेंगे कि तू बेवड़ा है, शराबी है, जो भी कमाया सब कुछ गंवा दिया होगा। तू झूठ बहाना बना रहा है कि जेब कतरे ने बैग को काट लिया, जेवर निकाल लिया। कोई विश्वास नहीं करेगा मुझ पर। कैसे यकीन दिलाऊंगा। हाँ, मुझे अपनी माँ पर यकीन था। माँ मुझे हमेशा प्यार करती थी, मेरी सपोर्ट करती थी। अब मुझे बस वही एक दिशा दिखाई दे रही थी कि चलो कोई माने या ना माने, माँ को तो मैं जरूर समझा दूंगा। अब मेरी बात पर माँ बिल्कुल यकीन करेगी। सिगरेट पीता रहा, इधर उधर घूमता रहा। अचानक सिगरेट जब खत्म हो गई तब मैं मुड़ा कि चलो अम्मा चलते हैं, देखो काफी लेट हो चुका है, अब तो आपने सुस्ता लिया होगा। लेकिन जब मैं मुड़ कर देखा तो अम्मा थी ही नहीं। मैं पूरा रोड इधर से उधर, अम्मा अम्मा कहाँ गई। मुझे लगा कि कहीं अब मैं बाथरूम करने चली गई इधर उधर ओट लेकर के। लेकिन मैं आधा घंटा तक इधर उधर ढूंढता रहा, परेशान रहा। अम्मा कहाँ गई। उनका जो मटमैला थैला था मेरे हाथों में था। अगर अम्मा कहीं जाती तो थैला जरूर लेती, लेकिन उन्होंने थैला मेरे हाथ से लिया नहीं था। आखिरकार मैं बहुत परेशान था। अब तो 1 घंटा बीत चुका था। इधर उधर खेतों में, हर जगह, पेड़ों के नीचे, हर जगह तलाश किया, लेकिन अम्मा का कहीं अता पता नहीं चला। आखिर अम्मा कहाँ गई। अब इतना तेज चल करके कैसे जा सकती है, जबकि कुछ ही टाइम हुआ था मुझे सिगरेट पीते हुए। इतनी देर में कहाँ गायब होगी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान। एक तो मैं अपने दुख से परेशान था कि मेरा जेवर गायब हो चुका, और दूसरी अम्मा अचानक जो गायब हो गई। अब तो मैं दोहरे दुख में था कि आखिर अम्मा गई तो कहाँ गई। उनका थैला मेरे पास में रह गया। ना जाने अम्मा का इसमें अब कीमती सामान पड़ा हो, कोई काम का सामान पड़ा हो। आखिरकार 1 घंटा बीतने के बाद मैं सोचा कि चलो थैले में देख लेते हैं, अब इसमें है क्या। मुझे लगा कि जरूर अम्मा का कपड़े लत्ते होंगे। अब अम्मा गरीब परिवार से जैसे कपड़ा लत्ता पहन रखी थी, इसमें कीमती सामान भला क्या होगा। मैं जब थैला खोला, उसमें एक पोटली बनी हुई थी, लाल रंग की पोटली।
और लाल रंग की पोटनी कुछ वजन वाला लग रहा था। जब मैंने उस थैले को खोला, पोटली को खोला, तब मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसमें सोने का, चांदी का जेवर, पाजेब से लेकर के हर एक सामान जो औरतों की होती है, नाक का, कान का, मांग का, हर एक सामान का सेट लगा हुआ था। ये अम्मा के पास में कैसे आया? मैं आश्चर्य में था। अम्मा तो बूढ़ी थी, उनको इस चीज का जरूरत क्या था? आज देखने में चमक रहा था सब कुछ, जैसे अभी बनकर के सुनार के पास से आया हो। कोई पुराना सामान नहीं दिख रहा था। मैं बिल्कुल सदमे में आ गया था कि अरे ये तो लाखों रुपए का सामान है, सब कुछ है इसमें। पाजेब से लेकर के जो औरतें पूरा सेट पहनती हैं, वो सब कुछ था एक मीडियम घराने के लिए। और मैं तो एकदम हैरान था। अम्मा अम्मा तुम कहाँ हो? मैं ढूंढता रह गया। 2 घंटे तक मैं पूरा एरिया छान मारा था। मैं पीछे तक गया कि कहीं अम्मा भटक करके पीछे न चली गई हो, लेकिन कहीं पर अम्मा नजर नहीं आई। आखिरकार 2 घंटा और बिताने के बाद कि कहीं अम्मा गलती से इधर उधर चली गई। अब इतना सारा कुछ जेवर है और ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? सुबह के अब 3 बज रहे थे और तब मुझे लगा कि नहीं, अम्मा चली गई है। आखिर अम्मा कौन थी समझ में नहीं आया। इतना सारा जेवर किसके लिए ले रखी थी? थैला अपने बैग में डाला, सीधा अपने घर पहुंचा। अब सुबह के टाइम हो चुका था, लेकिन परिवार के सदस्य अभी सो रहे थे। दरवाजा पीटा तो मेरी माँ ने ही दरवाजा खोला। मैं तो थाका मांदा था। आप थैला अपने माँ को संभाल कर दे दिया। आप बताया माँ को अपनी ट्रेन वाली घटना। ये भी बताया कि देखो अम्मा, एक बूढ़ी अम्मा थी और वो इनका थैला है। पूरी कहानी बता दिया कि देखो उनका लग रहा है किसी परिवार का जेवर है और वो एकाएक कहीं गायब हो गई। सब कुछ बता करके मैं सो चुका था, नींद आ रही थी। सुबह हुआ तो मैं सोचा कि जब जागा कि चलो तलाश कर लेते हैं। मैं दोबारा गया था, उस एरिया को छान करके आया, लेकिन कहीं अम्मा का सुराग नहीं मिला। इधर जो मेरी माँ थी पूरे जेवर को संभाल कर रखी थी। आप पूछ भी रही थी कि बेटा तू चिंता मत कर, जो हो गया। अब एक तरह से मैं सब कुछ बता चुका था कि अब जेब कतरे ने मेरा बैग काट लिया था, जो भी मेरे बहन का जेवर था सब निकल चुका था। लेकिन ये जो जेवर थे ना, मेरी माँ संभाल कर रखी थी, एक तरह से अमानत था। लेकिन अम्मा का कहीं अता पता नहीं चला और मैं रात में अब अम्मा के बारे में सोचते सोचते सो चुका था कि आखिर अम्मा कौन थी, अम्मा कैसे चली गई। जब सपने में मैं देखने लगा तब वही हैंडपंप मुझे नजर आया सपने में। आज सपने के अंदर में वही अम्मा वहां पर बैठी हुई थी। अब मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मेरा उदास चेहरा देखकर कहने लगी, नौजवान बेटे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? क्या हो गया बेटा, बताओ सही। तब मैंने कहा कि अम्मा मेरे साथ में ट्रेन में ऐसा हादसा हो गया। अब एक तरह से मैं अब शादी के लिए, बहन की शादी के लिए जेवर लेके आ रहा था, आज जेब कतरे ने काट लिया। और तब अम्मा मुस्कुराती हुई कहती है कि बेटा यहाँ बैठ, मेरे साथ में 2 मिनट बैठ। मैं उनके पास ना चाहते हुए बैठ जाता हूँ। अम्मा अपना मैला कुचैला थैला निकालती है और उसमें वही लाल रंग का कपड़ा मुझे दिखाई देता है और वो मुझे पकड़ा देती है और कहती है कि बेटा ये ले, तू निराश मत हो, ये तेरी बहन के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। ये तोहफा मेरी तरफ से अपनी बहन को दे देना। उसी वक्त मेरी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है ना तो मैं पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। अब उसी वक्त जो बगल में मेरी माँ चारपाई पर सो रही थी, मैं अपनी माँ को जगाया, पूरी सपना बताया कि माँ ऐसा ऐसा सपना देखा हूँ। तब माँ ने कही कि बेटा वो कोई पुण्य आत्मा थी। तेरी आंखों में आंसू देख करके उसको लगा कि बेटा बहुत दुखी है, ये घर पर जाकर के क्या जवाब देगा। तभी उस पुण्य आत्मा ने तेरी मदद किया है बेटा। अब एक तरह से तेरी बहन के लिए उस आत्मा ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। वाकई में मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरी माँ ने पूरी बात समझाई तब मेरी आंखों से
आंसू निकल गए थे कि देखिए, एक अनजानी बुढ़िया आप मेरी मदद किया, आखिर वो कौन थी। अब मैं आज भी वो उस घटना को सोचता हूं ना, तो मन खट्टा हो जाता है कि आखिर उस बुढ़िया ने मेरी मदद क्यों किया। बूढ़ी अम्मा ने क्या लगती थी मेरे रिश्ते में। हाँ, लेकिन माँ ने बताई थी कि देखो बेटा, तुम्हारी आंसू ने अब उनको एक तरह से पिघला दिया था। वो तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके पिघल चुकी थी और उनके लगा कि हाँ, इस लड़के को मदद करना चाहिए, और तभी वो तुम्हारी मदद कर पाई। आप विशेष इस पर ध्यान ना दो। लेकिन मेरी माँ ने वो जेवर बहुत दिनों तक संभाल कर रखी थी। हाँ, 6 महीने के बाद अब मेरी जो सिस्टर की शादी हुई थी, और तब जा कर के वो मेरी तरफ से जेवर, माँ ने बताया कि मेरा बेटा कमा के लाया था। अब हमारा परिवार बहुत बड़ा था। जब सारे जेवर मेरे परिवार के लोगों ने देखा, तब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं देखा था मेरी बहन की आंखों में वो खुशी, और वो खुशी देख करके मैं आनंदित हो रहा था। लेकिन मैं बार बार उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद बोल रहा था कि अम्मा, आपकी वजह से मैं अपनी बहन को उपहार दे पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अशोक जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।